आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, नाम इनका सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिटिक थ्योरी। 1856 से लेके 1939। सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। करीब करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभव के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे मनोविश्लेषित थ्योरी कहते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी। व्यक्तित्व को समझने एवं उनकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका उस समय भी काफ़ी थी और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच भी पर्याप्त है। कौन सा थ्योरी? तो साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं, मनोविश्लेषिक सिद्धांत कहते हैं। मानव प्रकृति था स्वभाव के बारे में कुछ मूल पूर्वकल्पनाएं जो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है कल्पनाएं। मानव व्यवहार वह कारकों द्वारा निर्धारित होता है तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण अपरिवर्तनशील होता है। सिगमंड फ्राइड के अगला पूर्व कल्पनाओं को देखते हैं, वो क्या है, तो मानव प्रकृति पूर्णता, शारीरिक गठन तथा अप्रलचता जैसे पूर्व कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से प्रभावित होता है। तीसरे पॉइंट को नजर डालते हैं कि क्या है, मानव प्रकृति आत्मनिष्ठ के पूर्व कल्पना में बहुत कम प्रभावित होता है। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में 4 भागों को बांटा गया है। वो कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है व्यक्तित्व का संगठन, दूसरा व्यक्तित्व की संरचना, तीसरा है व्यक्तित्व की गतिकी, चौथा है व्यक्तित्व की विकास। और इंग्लिश में जानते हैं व्यक्तित्व का संगठन का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गति की डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व का विकास क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पहला पॉइंट को थोड़ा डिटेल्स से देखते हैं जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। फ्राइड ने व्यक्तित्व का संगठन की व्याख्या करने के लिए चेतन के 3 स्तर को बताए हैं। वो कौन से हैं, आगे देखते हैं। ये 3 भाग है जो कि है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्राइड ने ये 3 का जिक्र किया है, तो किसमें किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी में इन तीनों का जिक्र किया है। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व का संगठन कहते हैं। चेतन के बारे में जानते हैं, जिनका संबंध किससे होता है, तो संबंध वर्तमान से होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं चेतन क्रियाओं का संबंध तत्कालिक अनुभवों से भी होता है, उसे ही चेतन कहते हैं। अर्धचेतन उसे कहते हैं जो कि ना पूरी तरह से चेतन में होता है ना अचेतन में होता है, उसे ही हम लोग अर्धचेतन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख के समझते हैं। एक एग्जाम्पल जो लेते हैं वो लेते हैं किताब का ही। किताब जैसे कि अलमारी में जब हम लोग कोई किताब पढ़ने जाते हैं, अगर वो हमारे टेबल पे नहीं मिलता तो हम लोग सोचते हैं कि अलमारी में रखा हुआ है। अलमारी में जाके देखते तो वो वहाँ पे भी नहीं मिलता, तब हमें याद आता कुछ समय के बाद कि अरे मैंने एक दोस्त को दिया, इसे ही अर्धचेतन कहते हैं। फ्राइड ने इसे क्या कहा, चेतन और अचेतन के बीच का एक पुल का काम करता है ये, क्या, तो अर्धचेतन, सबकॉन्शियस। अचेतन के बारे भी हम जानते हैं, चेतन से परे होता है अचेतन, जिसे कहते हैं ना हम लोग दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं दब जाती, दमित हो जाती है, उसे ही हम लोग अचेतन कहते हैं। फ्राइड का हम लोग ये तीन संगठनों को समझ लिए हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में अचेतन को चेतन एवं अर्धचेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा आकार का बतलाया है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व की संरचना, जिसे क्या पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ईट, ईगो, सुपर ईगो। ये तीनों से तो आप तो परिचित होंगे कि ये क्या है, ईट, ईगो, सुपर ईगो। आइए इसे भी थोड़ा डिटेल्स से देखते हैं, ईट किसमें होता है, ईगो किसमें होता है, सुपर ईगो किसमें आते हैं। हिंदी में अहम, अहम, अप्राहम कहते हैं इसे। ईट के बारे थोड़ा डीपली जानते हैं कि क्या है ईट। ये जन्मजात होता है जो संगठन, कामुक, आक्रामकतापूर्ण, अनियम इत्यादि को मानने वाली नहीं होती है। एक नवजात शिशु में मूलतः ईट की प्रवृत्तियों की भी भरमार होती है। ईट की प्रवृत्तियों ये आनंद सिद्धांत द्वारा ही निर्धारित होता है ईड। आइए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, वो है ईगो। ये जन्म के कुछ दिनों के बाद तक बच्चा में नियंत्रित होता है, परंतु समाज नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्तियां या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है, जिनके फलस्वरूप उसमें निराशा का अनुभव होता है और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रियाओं में ईगो का विकास होता है, उसे ही हम लोग ईगो कहते हैं। हम सुपर ईगो किसे कहते हैं उसे भी जानते हैं आगे। ईगो से ऊपर आता है जिसे कहते हैं सुपर ईगो। आइए जानते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपना दायित्व माता पिता के साथ स्थापित करते जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप वह यह सीख लेता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उसे ही हम लोग सुपर ईगो कहते हैं। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि व्यक्तित्व की गति की डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी है। इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उससे भी आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एक मूल प्रवृत्तियों और दूसरा है क्या, दूसरा आपको चिंता, एंजाइटी। इसके अंदर भी 2 पॉइंट है, मूल प्रवृत्तियों के अंदर जीवन मूल प्रवृत्तियों और दूसरा क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्तियों। जीवन मूल प्रवृत्तियों में को क्या कहते हैं, इरोस कहते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, तो थैनाटॉस कहा जाता है, थैनाटॉस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जीवन मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है, तो इरोस कहा जाता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को थैनाटॉस कहा जाता है, और यौन मूल प्रवृत्तियों को लिबिडो कहा जाता है। ये मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्मजात होती हैं, जो कि शारीरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। अब आते हैं जीवन मूल प्रवृत्तियों को जानते हैं। ये रचनात्मक कार्यों जिसमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन भी शामिल होता है, नियंत्रित होता है, उसे ही जीवन मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। जीवन मूल प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, इरोस कहा जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, व्यक्ति सभी तरह की ध्वंसात्मक कार्यों या आक्रमणकारी व्यवहार का निर्धारण होता है इसमें, उसे क्या कह सकते हैं, तो थैनाटॉस कहा जाता है। अब फ्राइड ने यौन मूल प्रवृत्तियों को थोड़ा अलग करके इस पर अधिक बल डाला है। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी को दूसरा पॉइंट जानते हैं, वो है चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि वास्तविक चिंता है, दूसरा तापीय चिंता है, और तीसरा जो है नैतिक चिंता है। एंजाइटी चिंता एक ऐसी भावात्मक एवं दुखद अवस्था होती है जिसे हम लोग चिंता कहते हैं। चिंता
का पहला पॉइंट देखते हैं, वास्तविक चिंता क्या है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आग, सांप, भूकंप, आंधी, तूफान से डर का चिंता होना ही उसे क्या कहते हैं, तो वास्तविक चिंता कहते हैं। तांत्रिका तापी चिंता किसे कहते हैं, उसे भी देखते हैं। इसमें ईगो आता है, यौन इच्छाओं को आता है, आक्रामक इच्छाओं को इसके अंतर्गत तांत्रिका तापी चिंतन के अंतर्गत रखते हैं। फिर नैतिक चिंता क्या है उसे भी समझते हैं। नैतिक चिंता के अंतर्गत आते हैं दोष भाव, आत्मदोष, शर्म की भावनाओं उत्पन्न होती है, उसे ही नैतिक चिंता कहते हैं। डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत अहम रचनात्मक प्रक्रम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। वो कौन से है, पहला है दमन, ठीक है, दूसरा है युक्तिकरण, तीसरा क्या है प्रतिक्रिया निर्माण, चौथा क्या है प्रतिगमन, पांचवा क्या है प्रक्षेपण, छठा क्या विस्थापन। इसको भी थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं। दमन नाम से ही आप जान सकते हैं कि दमन क्या है। जैसे देख लेते हैं, दमन की कभी कभी चयनात्मक विस्मरण की घटना भी कहा जा सकता है। जैसे दमित हो जाना, कोई चीज़ इच्छाएं हमारी रहती है वो दब जाती है, उसे हम लोग दमन करते हैं। युक्तिकरण में एक एग्जांपल लेते हैं, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे वाला जो कहावत होता है ना, ये इस पर सूट करता है, इसे ही हम लोग युक्तिकरण कहते हैं। युक्तिकरण, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक ये कहावत को आप लोग याद रखें। तीसरा क्या, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण में भी एक कहावत है जो कि हम लोग जानते हैं, 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, और ये भी कह सकते हैं, मुंह में राम राम और बगल में छुरा। ये सब रचनात्मक प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब प्रतिगमन वो देखते हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं प्रतिगमन का। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में मिलते हैं, किसी मानसिक तनाव या संघर्ष से उत्पन्न हो जाने वाली वयस्क व्यक्ति भी कभी कभी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है, उसे ही प्रतिगमन कहा जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, तो पांचवा पॉइंट है प्रक्षेपण। देखते हैं, प्रक्षेपण में हम लोग बहुत सारी बहाना को बना देते हैं। एग्जाम के समय कहते हैं बच्चे की, अरे मैं तो काम में फंसा हुआ था इसलिए मेरा एग्जाम खराब गया, उसे ही प्रक्षेपण कहते हैं। विस्थापन पॉइंट अगला छठा पॉइंट है, वो क्या है उसे जानते हैं। जैसे देखते हैं, माता पिता पे अगर कोई बच्चा रहता है, बड़ा बच्चा और दूसरा भी 2 बच्चे होते हैं, तो अगर माता पिता बड़े बच्चे को मारता है तो वो छोटे बच्चे अपने भाई या बहन को मारता है, उसे ही विस्थापन की क्रिया को कहते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग अहम रचनात्मक प्रक्रम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड के अंतर्गत जो आता है, जो कि क्या है, तो डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत ये 6 पॉइंट आते हैं। ये 6 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप नेट का एग्जाम दिए होंगे तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो दिख रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की सिद्धांत की 5 अवस्थाएं होती हैं, जो कौन कौन सी अवस्थाएं वो जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पहला पॉइंट है। पॉइंट तो आप भी जानते हैं कि मनोलैंगिक विकास में 5 पॉइंट होते हैं, जो कौन कौन सी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था, जिसे इंग्लिश में ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, बालिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। फ्राइड ने इन 5 अवस्थाओं पर बल बहुत ही ज़्यादा दिया गहरीपूर्वक से। आइए इन सबको जानते हैं कि ये क्या क्या है और कब, कहाँ, किस टाइम, क्या समय है इसका, ये सब अवस्थाओं का वो जानते हैं। मुखावस्था जन्म से लेकर करीब करीब 1 साल की उम्र तक होती है। या मुखावस्था जो कि चूसना होता है, निकलना होता है, जबड़ा से कोई चीज़ दबाने का होता है, उसे ही मुखावस्था कहते हैं। गुदावस्था में 2 से लेकर 3 साल की आयु के बीच को कहते हैं मुखावस्था, उसे ही क्या कहते हैं, गुदावस्था। गुदावस्था में बच्चे मल मूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से आनंद उठाते हैं। इस अवस्थाओं पर अधिक या कम उत्तेजना होने की 2 तरह की व्यक्तित्व विकास होते हैं, गुदात्मक व्यक्तित्व और दूसरा क्या है, धारणात्मक व्यक्तित्व। गुदावस्था में बच्चे गुदावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण आनंद लेते हैं, इसे ही हम लोग गुदावस्था कहते हैं। 2 से 3 साल की उम्र में ये गुदावस्था होती है। तीसरा अवस्था होती है लिंगावस्था। लिंगावस्था में 4 से 5 साल की अवस्थाओं को जोड़ा जाता है। लिंगावस्था में लड़का हो या लड़की होती है तो बाप की तरफ ही, पिता की तरफ ज़्यादा ही होती है, और लड़का होता है तो माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। आकर्षित कोई गलत वर्ड नहीं लीजिएगा, ठीक है। अक्सर देखते हैं लड़का माँ को ही हर बात को बताता है, लड़की पापा से ही बिंदास होकर बात करती है लिंगावस्था में। इसे ही लिंगावस्था को 4 से 5 साल की अवस्थाओं में जोड़ा जाता है, उसे ही हम लोग लिंगावस्था कहते हैं। चौथा अवस्था को आते हैं अव्यक्त अवस्था कहते हैं। उसे 6 से 7 साल की उम्र से प्रारंभ होता है और 12 साल तक के यह अवस्था चलती रहती है। इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न तकनीकी रूप से इस अवस्था को मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई नया कामुकता क्षेत्र तो विकसित होता नहीं है। आते हैं 5वां पॉइंट में, जो कि है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जो कि 13 साल से प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में किशोर अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था में किशोर में अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होती हैं तथा ग्रंथियाँ विकसित होती है, परिपक्व होती है। इस अवस्थाओं के प्रारंभ के कुछ वर्ष जो किशोर अवस्था के वर्ष होते हैं, व्यक्ति में अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना अच्छा मानते हैं। इसे ही फ्राइड ने समलैंगिकता कहा गया है। इसमें व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार से आज हम सिगमंड फ्राइड के जो 4 पॉइंट थे वो मैंने कंप्लीट किया, और ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के पर्पस से, जो कि क्या है, मनोविश्लेषिक सिद्धांत, साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और फ्राइड ने जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, इस पर कुछ ज़्यादा ही बल दिया गया है इसमें। इसी प्रकार से आज मैंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को मैंने कंप्लीट किया है। देखने के लिए धन्यवाद।